देश में पहली बार ड्रोन से किया गया आतंकी हमला। लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में नजर आए ड्रोन। चौकन्नी सेना ने की आतंक की साजिश नाकाम। क्या पीएम के महामंथन से बौखला गए हैं आतंकी? जम्मू कश्मीर के नेताओं के दिल्ली दौरे से मचा है आतंकियों में हड़कंप। क्या जम्मू कश्मीर के विकास में रोड़ा अटकाने की है साजिश? क्या जम्मू कश्मीर में शांति की कोशिश से पाकिस्तान को लगी है मिर्ची? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने भी उठाए सवाल। आपस में लड़ेंगे तो आतंकवाद से कैसे भिड़ेंगे? आज इसी पर करेंगे बात भैया जी कहन में हम और आप। और तमाम सारे सवाल जिनको कि आज अपनी बातचीत के सिलसिले में हम रखेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी रिफत के पास जो कि श्रीनगर में मौजूद है और वहां पर इस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर रखा है। रिफत, क्या इस वक्त ताजा जानकारी आप शेयर कर सकते हैं? और ये जो पिछले 10 दिन में 3 जो पुलिस कर्मियों की हत्या हुई है, ये बेहद 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 दुखद भी है और बेहद चौंकाने वाली भी, इतने दिनों की शांति के बाद। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से। देखिए प्रतीक, इस वक्त हम वहां पर ही है जहां पे एनकाउंटर चल रहा है। थोड़ा आगे ये एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त हम बिल्कुल हाईवे पे हैं और लगातार यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। थोड़ा सा हम आउटर कवर आपको दिखाएंगे। ये लास्ट वाला कवर है। इस ऑपरेशन में जो है सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी लगी हुई है और लगातार ये फायरिंग का सिलसिला पिछले 2 घंटे से लगातार 1.5 घंटे से चल रहा है। बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं जिनकी खबर सुरक्षा बलों को मिली और फौरन कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसी एरिया में एक लश्कर का टॉप कमांडर गिरफ्तार करने का भी दावा किया पुलिस ने और पुलिस ने एक ट्वीट करके बताया कि ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि एक लश्कर का कमांडर जिसका नाम नदीम बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। अब देखना होगा कि क्या उसकी तरफ से कोई लीड्स मिली और उसकी वजह से जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली सुरक्षा बलों को कि यहाँ पे जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उसके साथ एनकाउंटर हुआ। 1 से 2 मिलिटेंटों की यहाँ पे खबर बताई जा रही थी। हो सकते हैं जो घेरे में फंसे हुए हैं उनके साथ लगातार मुठभेड़ जारी है। और जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 10 दिनों में 3 किलिंग्स हुई पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है। जो आईजी आज पुलवामा गए और उन्होंने उस घर के साथ हमदर्दी का इजहार किया और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि फयाज अहमद जो एसपीओ है जिसकी कल हत्या कर दी गई और 2 उसके फैमिली मेंबर भी मारे गए उस फायरिंग में। उनका बेटा जो है वो आर्मी में काम करता है, वो भी आया था। उसके साथ भी बात की आईजीपी ने और उसने कहा कि पुलिस वाले इसलिए टारगेट हैं क्योंकि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रहे हैं और टीआरएफ ने पहले 2 हमलों की जो है जिम्मेदारी ली थी। जो श्रीनगर में उन्होंने 2 किलिंग्स की थी पुलिस वालों की और कहा कि ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है उस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर रखें और अपना भी ख्याल रखें। मैं एक बार फिर आपसे कोशिश करेंगे कि जानकारी के लिए आपके पास श्रीनगर लौटें, लेकिन हमारे पास आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरी बातचीत के सिलसिले में उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ताहिर सईद साहब पीडीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, थैंक यू सो मच। अमित रैना साहब प्रवक्ता हैं रूट इन कश्मीर के, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमित रैना साहब। और तस्लीम रहमानी साहब अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम भाई, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग का स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे। और मैं आलोक जी, जिस तरह से तमाम कोशिशें हैं, शांति रही, बहुत सारी चीजें रही, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया कि लोगों से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, सरकार को कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। सवाल यह था कि बात तो दरअसल यहां पे हुई थी और यह बात कही गई थी कि परिसीमन होगा, फिर चुनाव होगा और फिर राज्य का दर्जे की बात होगी, लेकिन अब सवाल यह आया कि विश्वास में लेना चाहिए। ये आखिर पीछे जाने की बात कांग्रेस की क्यों आखिर? आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है ये बात तो मोदी जी ने ही कही कि दूरियां बढ़ गई हैं कश्मीर के बीच में और दिल्ली के बीच में, मतभेद भी बढ़ गए हैं, मतभेद शब्द भी था, मतभेद भी और दूरियां भी क्या देश दर्शाती है? तो देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन ये सच्चाई ऐसा हुआ है। क्या ये जो मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, ये 2019 में जिस समय पर तमाम प्रोसेस हो रहा था उस समय नहीं बुलाई जाती? तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस में लेकर काम किया गया होता तो शायद और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते।
मैं इस बात से मोदी साहब की पूरी तरह से सहमत हूं कि दूरियां बढ़ी हैं और ये दूरियां कम होनी चाहिए। राइट, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने लिया। आलोक शर्मा जी ने कहा कि मतभेद, प्रधानमंत्री ने कहा दूरियां बढ़ गई, प्रधानमंत्री को कोट किया। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, ये दोनों बातों पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, स्वीकार किया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दूरियां हैं, निश्चित तौर पर दूरियां हैं। अगर दूरियां नहीं थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 2010-11 में इंटरलॉक्यूटर क्यों नियुक्त कर रहे थे? यानी 2010-11 में कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस का जो अंतिम शासनकाल है, उस अंतिम शासनकाल में भी दूरियां थी। इसीलिए राधा कुमार और दलीप पड़गांवकर जैसे लोगों को जो है इंटरलॉक्यूटर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नियुक्त किया था, और इंटरलॉक्यूटर की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारा काम करने की उनकी योजना थी। तो दिल्ली से कश्मीर के लोगों की दूरियां 1951 में भी थी, जब डॉक्टर शेख अब्दुल्ला को आप जेल में बंद कर रहे थे, तो नजदीकियां तो नहीं थी ना, दूरियां थी ना। आलोक जी का इशारा इस तरफ था, आलोक जी का इशारा इस तरफ था कि 370 के बाद तो खत्म होना चाहिए ना, 370 के बाद तो तमाम सारी चीजें बेहतर हुई। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। 370 के बाद बेहतर हुआ है, आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ है, पहले की तुलना में तुलनात्मक नियंत्रण हुआ है, तुलनात्मक बेहतरी हुई। आपको पता होगा अनुच्छेद 370 में संशोधन के पहले महबूबा मुफ्ती कहा करती थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, गांव-गांव में तिरंगा फहरा रहा है। वहां पर पहली बार स्थानीय निकायों के चुनाव सफलता से संपन्न हुए। इसके पहले स्थानीय निकायों के चुनाव क्यों नहीं सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे? और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक की कॉल दी वहां, तो 8 दलों के 14 प्रतिनिधि वहां जो आए, तो इसका सीधा सा संकेत है कि वहां के जनप्रतिनिधि भी दिल्ली से जो दूरियां पहले से ही हैं, कोई आज 2019 के बाद बढ़ गई ऐसा नहीं है, पहले से ही दूरियां हैं। नहीं तो इंटरलॉक्यूटर नियुक्त करने की आवश्यकता है, पहले नहीं पड़ती। जिससे आलोक शर्मा जी प्लीज रिस्पॉन्ड। राइट, प्रेम शुक्ला जी प्लीज जल्दी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं इंटरलॉक्यूटर नियुक्त किया जा रहा है। फिर मैं तस्लीम साहब आता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 69% वोटिंग हुई थी और 2019 में 9%। कितना वहां पर अच्छा हुआ है वो सबने देखा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े-बड़े टेररिस्ट अटैक वहां पर हुए हैं, पहली बार ड्रोन से हो रहा है। जिस तरह से वहां पर सरकार चली वो पूरे देश ने देखी। इन्होंने कहा तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन और सरकार को तो आप ही चला रहे थे भाई। उसने जब इस तरह की स्टेटमेंट दी थी महबूबा मुफ्ती ने, उस समय तो आपने सरकार से कोई विड्रॉ नहीं किया सपोर्ट। मुझे लगता है कि जो कपटी राष्ट्रवाद है उसी का और ढुलमुल नीति का ये नतीजा है। आप एक तरफ कहेंगे कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, पाकिस्तान को मार देंगे, काट देंगे, फिर गुना बुलाए वहां चले जाएंगे। एक तरफ कहेंगे आतंकवादियों को हम सबको सूली पे चढ़ा देंगे, फिर मसरत आलम को रिहा कर देंगे। एक तरफ कहेंगे कि पत्थरबाजी जो है नोटबंदी से खत्म हो जाएगी, फिर 10,000 पत्थरबाजियों को छोड़ देंगे। पहली बार फौजियों के ऊपर FIR मोदी साहब के शासनकाल में हुई। कुछ दिन पहले तक वो गुप्कार गली वाले लोग जो थे, जहां पर वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, लोगों की बैठक हुई थी, वो गैंग था बहुत बड़ा। उसके बाद वो फिर समूह हो गया। जिस तरह से मुझे याद आ रहा है 2017 में फरवरी में गुरदासपुर में मोदी साहब ने भाषण देते हुए 2017 में कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद हो जानी चाहिए और पानी बंद हो जाएगा। हो गया होगा बंद, मोदी साहब ने कर दिया होगा उसमें गुल्ला ठोक के। मुझे लग रहा है उसके 2 महीने के बाद क्या हुआ कि इंडस वाटर ट्रीटी कैसे मजबूत की जाए, इसका 23 लोगों का डेलीगेशन चला जाता है। एक तरफ कहते हैं कि साहब हम किसी से बातचीत नहीं होगी, फिर मोदी साहब 9 बार नवाज शरीफ से मिलते हैं। मुझे लगता है कि जो ढुलमुल नीति रही है उसी का नतीजा है कि पिछले जब से मोदी जी की सरकार आई है 510 जवान शहीद हुए हैं, 283 सिविलियंस मारे गए और 6000 के करीब सीज फायर का वायलेशन हुआ। पहले वो होता था LOC पर, अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। आप देखिए उरी हो, तमाम तरह के 20 के करीब ऐसे बड़े बड़े आतंकी घटना हुई हैं जो पूरे मोदी शासन के काल में हुई हैं। लेकिन सब चीजों के लिए मनमोहन सिंह जी वो थे, फिर वहां पहले वैसा था, फिर वैसा था। भाई आज वर्तमान में जीजिए ना, अब क्या हुआ है, क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि वहां से धारा 370 हट गई है। अभी वो कश्मीरी पंडित भाई कह रहे हैं कि धारा 370 को पिछले दरवाजे से फिर वापस घुसा दिया है। हो सकता है बहुत लोगों को नौकरी लगी हो वहां पर, बता के जाएंगे इस बार। प्रेम शुक्ला साहब के किसी ने 100 गज का टुकड़ा वहां पर खरीदा हो, किसी के यहाँ बहू आई हो या किसी को नौकरी मिली हो। धारा 370 के सारे प्रावधानों को तो आपने कोरोना के टाइम में बदल दिया। किसी की नौकरी लगी है तो जरूर बताइए। प्रेम शुक्ला प्लीज प्रेम शुक्ला, राइट, सवाल I've taken your point। आलोक शर्मा I've taken your point। जी 370 के हवाले से जी
नहीं, अब कृपा करके मुझे बता दीजिए 1951 में शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल जी के मित्र हुआ करते थे, 1951 में शत्रु हो गए, उनको जेल में बंद कर दिया। 1964 में फिर वही पंडित जवाहरलाल नेहरू कहने लगे, अपने घर में लाकर जो है शेख अब्दुल्ला को रुकाने लगे तीन मूर्ति हाउस में कि नहीं शेख अब्दुल्ला तो भाई बिना उनके शेर कश्मीर हैं। फिर उनको आप 1965 में जेल में बंद कर दिया। फिर 1974 में वही शेख अब्दुल्ला बहुत प्यारे हो गए। फिर 1980 के दशक में आप उन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को आपने बर्खास्त कर दिया। फिर आपने जो है शेख अब्दुल्ला के दामाद को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर आपके लिए फारूक अब्दुल्ला बहुत प्रिय हो गए साहब। तो आपकी भी नीतियां बारंबार देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में जिस तरह की वहां की पार्टियों का व्यवहार रहा है, उन पार्टियों के व्यवहार के अनुकूल समय समय पर जो है नीतियों में परिवर्तन होता रहा है। आप जो है कोई जम्मू एवं कश्मीर का मसला जो है 2014 में नहीं आया जनाब आलोक शर्मा जी, ये बहुत पहले से। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कदर नीतियों का परिणाम है कि जब पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी भारत की सेनाएं कब्जा करने की स्थिति में थी, तो संयुक्त राष्ट्र में चूंकि लेडी माउंटबेटन ने उनको सलाह दे दी थी, इसलिए भागकर चले गए वो कि संयुक्त राष्ट्र में चलो। अगर उसी समय उस एजेंडे को फिनिश कर दिया होता तो कश्मीर की समस्या आज हमको झेलनी नहीं पड़ती। तो ये आपका पाप है 7 दशकों का, जिसको हम किसी न किसी तरह से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी तो स्थिति ये थी ना कि आप क्यों चले गए थे भाई संयुक्त राष्ट्र में, पूरी दुनिया में। आलोक जी 10 सेकंड, अगर आप 10 सेकंड आपको दिए सिर्फ, आलोक जी 10 सेकंड है, रेलेवेंट पोर्शन पे जवाब दे दीजिए जी, रेलेवेंट पोर्शन पे जवाब दें 10 सेकंड। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह तक रेलेवेंट पोर्शन पे बहस को बिल्कुल ट्रैक पे रखेंगे। अनुच्छेद 370 में संशोधन किया गया। मैं आ रहा हूं, मैं रहमानी साहब आ रहा हूं, सवाल 10 सेकंड आपको आलोक जी 10 सेकंड। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस का मैटर 1971 में लाहौर डिक्लेरेशन के बाद खत्म हो गया। कहीं यूएन में किसी ने कोई नहीं मुद्दा उठाया। कब उठा? 2 बार पिछले 2 साल में मोदी जी के शासन आने के बाद। आज भी संयुक्त राष्ट्र की दुहाई देता है आलोक जी पाकिस्तान। सुनिए ना भाई, समाप्त आपकी दृष्टि में हो गया। आप पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपने कहा शेख अब्दुल्ला और तमाम लोगों के साथ रिलेशन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आपके अब्दुल लगते हैं ना। पाकिस्तान वालों के बिना तो राहुल गांधी काम ही नहीं चलता ना। उन्हीं के ट्वीट का बहुत अच्छी बहस हो रही है, बहुत अच्छी बहस हो रही है, बहुत अच्छी बहस हो रही है। रेलेवेंट पोर्शन पे रहेंगे, रेलेवेंट पोर्शन पे रहेंगे हम। आलोक जी रेलेवेंट पोर्शन पे रहेंगे, यू प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन रेलेवेंट पोर्शन करता है। आलोक जी संयुक्त राष्ट्र में अपने बयानों का दुरुपयोग करने का अवसर राहुल गांधी क्यों देते हैं, जरा बताइएगा। जो जवान और पुलिस वाले शहीद हुए हैं, मैं चुप बैठूंगा तो ज्यादा अच्छी श्रद्धांजलि होगी इस तरह की शब्दावली में पढ़ने से। साहब 90,000 लोग आपके कार्यकाल में बलिदान हुए। आपके कुकर्मों का परिणाम यह है कि आतंकवाद में 90,000 डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। दोनों के पॉइंट ऑफ लिए रेफरेंस लिए, दोनों पॉइंट ऑफ मैं डिबेट को बिल्कुल टू द पॉइंट रखना चाहता हूं। आलोक जी नहीं, बिल्कुल नहीं प्रतीक भाई नहीं, अगर इस तरह की शब्दावली का गंदी शब्दावली का इस्तेमाल होगा, मैं डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा। आप कराइए इनको 2 लोग और। कौन सी गंदी शब्दावली हुई? राहुल गांधी का संयुक्त राष्ट्र में उनके बयान का दुरुपयोग नहीं हुआ क्या? इस बात का क्या आलोक जी क्या बोला? नहीं है। कौन है पाकिस्तान का अब्बा? कांग्रेस ने नहीं बांटा देश को। देश को बांटा किसने? क्यों इतना बुरा लग रहा है? देश को बांटा किसने? प्रेम शुक्ला बहुत अदब के साथ सबका सम्मान करते हुए, सारे लोगों का सम्मान करते हुए, सारे लोगों का सम्मान करते हुए। मैंने कभी नहीं टॉलरेट किया। अब्बा है ना जिन्ना कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेसी नहीं था क्या? उत्तर दूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेसी नहीं था क्या? मुझे बताइए। उत्तर दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप दीजिए। अगर आपको इस गोबर गणेश को बैठाना है तो इसको नहीं, कांग्रेस ही पाकिस्तान की बाप है तो सत्य है ना। इसमें क्या इनकार है? मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेसी नहीं था क्या? मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेसी नहीं था क्या? ये बताइए। प्रेम शुक्ला प्लीज प्रेम शुक्ला जी, आप पत्रकार रहे हैं पत्रकार। आलोक शर्मा प्लीज, आपको दिया टाइम मैंने, 10 सेकंड आपको दिया। आलोक शर्मा जी मैंने दिया 10 सेकंड आपको, 10 सेकंड आपको दिए आलोक शर्मा। मैंने कहा पाकिस्तान के साथ ढुलमुल रवैया रहा, मैंने उसके उदाहरण दिए जी। देश के गृह मंत्री अगर कहेंगे कि आईएसआई पठानकोट में जांच करने आ रही है और पाकिस्तान बहुत अच्छा हमारे साथ सहयोग कर रहा है, तो पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ेगी, आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ेगी। राइट। जहां तक बात इन्होंने कही कि शेख अब्दुल्ला या उनके परिवार के साथ अगर कहीं पर भी कोई उतार चढ़ाव रहा है, वो राजनीति में रहा है, लेकिन 50 साल तक शेख अब्दुल्ला फैमिली को गालियां देने वाले लोग, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और बाप बेटे दोनों आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। दूसरी चीज एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। जवाहरलाल नेहरू जी लिख कर देके गए थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में बैठकर जाएंगे और आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर लोटपोट होंगे और मोदी जी बिना बुलाए वहां चले जाएंगे। आलोक जी मैंने लिया पॉइंट, मैंने लिया 1990 के बाद
सारे के सारे शासनाध्यक्ष इनके वहां पर माथा मैंने टेक रहे दोनों हैं। को दोनों यहाँ पर पार्टियों को बैठकर मैं दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूं, इस्तेमाल करते मैं हैं दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूं, यही कपटी प्रेम राष्ट्रवाद है प्रेम शुक्ला जी आदर के साथ प्रेम शुक्ला जी आदर के साथ मैं दोनों को कहना चाहता हूं, शब्दावलियों को बहुत गलत इस्तेमाल नहीं, मैं दोनों को बहुत आदर के साथ कह रहा हूं कि रेजोल्यूशन पार्लियामेंट का पास है इस पर दोनों, और दोनों को उस पर बहुत सम्मान के साथ संसद ने पास किया हुआ है कि अभिन्न अंग है और उसका गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी आपका आदर है, आप आए डिबेट में आए और कोई किसी के खिलाफ कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरी डिबेट में तो नहीं होता और ना मैं बर्दाश्त करूंगा। आप आए, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम मैं करूंगा आपका। जी रहमानी साहब, सवाल यही है कि जो संसद में दोनों पार्टियों को मैं कह रहा हूं, संसद में हमने गरिमा के साथ जो बात कही है अभिन्न अंग है उसके बाद, लेकिन 10 दिन के अंदर तीन हत्याएं हुई हैं। अब सवाल यह है कि यह बौखलाहट क्यों है, यह बौखलाहट का मुद्दा आखिर क्यों है, यह जानना बहुत जरूरी है कि एकदम से अकस्मात से यह घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। रहमान साहब। प्रतीक जी, अभी तक जो डिबेट हुई है तो मुझे एक बड़ा पुराना शेर याद आ रहा है, आपने सुना होगा, थोड़ी सी करवाहट भी कब होगी शेर इरशाद। तो तू इधर उधर की ना बात कर तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, तेरी रहबरी से गरज नहीं, तेरी रहजरी का सवाल है। देखिए, कश्मीर का मसला तो है ही 1947 से, इसमें क्या दो राय है और इस पे क्या डिबेट करनी है। अच्छा है प्रधानमंत्री जी अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि दूरियां बढ़ी हैं। दूरियां क्यों बढ़ी हैं, दूरियां कैसे कब होंगी, अब इसका जवाब आना चाहिए एडमिशन के बाद। राइट। सवाल यह है कि 2014 से लेके 2021 के बीच बॉर्डर की और कश्मीर की सिचुएशन क्या हुई है, ये एक फेस है। दूसरा फेस ये है कि 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3, पार्शियल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद से अब तक की क्या सूरत हाल है। इस दो का अगर हम ईमानदारी के साथ एनालिसिस करेंगे कि कश्मीर हमारे साथ दूरियां कम करके और आए, तब शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। अब हम तमाम नेहरू की और इंदिरा जी और राजीव जी की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की जो लीगेसी है, वो लीगेसी आज पावर में है कश्मीर को लेके। तो जो उनका विजन था कश्मीर को लेके एसपी मुखर्जी साहब का, क्या उसको इंप्लीमेंट करने के नतीजे हमने पॉजिटिव पाए हैं या नहीं पाए हैं, ये आकलन, ये इवेल्युएशन करने का टाइम है। इसलिए कि 2014 के बाद से, यानी आपने डीमोनेटाइजेशन किया तो आपने कहा आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, उनके कमर तोड़ देंगे, पैसा नहीं जाएगा और आतंकवाद, डीमोनेटाइजेशन पे भी आपने यही कहा। आपने उसके बाद जो पुलवामा हुआ, लेकिन रहमानी साहब आंकड़े जो है वो ये कह रहे हैं, आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि ना पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं, जो आतंकी हैं उनका सफाया किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे ये आंकड़े, नहीं कह रहे, नहीं। आप पत्थरबाजी घटनाएं अगर कम हो भी गई हैं तो आप ये देखिए कि सीजफायर के जो वायलेशंस हैं ये 2014 से 2020 के दरमियान में 93% राइज हुआ है सिक्योरिटी पर्सनल्स की हमारी शहादत में। 93% राइज है 6 इयर्स में, एंड देन 176% राइज हुआ है हमारे सीज फायर वायोलेशंस में। एंड 2016 के जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसे हमने बहुत फख्र के साथ कहा कि हम घर में घुस के मार दिया, 300 मार दिए, 400 मार दिए, उसके बाद तो और ज्यादा 2018, 19 और 20 में आप देखिए 14,000 सीज फायर के वायोलेशन है। 11 टेररिस्ट पर मंथ एंटर हो रहे हैं एज एन एवरेज इंडियन टेरिटरी। मैं रोकता हूं, मैं तस्लीम रहमानी साहब, राइट, तस्लीम रहमानी साहब मैं रोकता हूं, मैं आ रहा हूं। अमित रैना मैं आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी स्वागत है, आपने मेरी बात को रखा, बहुत स्वागत है, और मैं आपको 10 सेकंड और देता हूं, मैं आ रहा हूं, 10 सेकंड में देता हूं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रेम शुक्ला जी, तस्लीम रहमानी साहब ने कहा स्थितियां बिगड़ी हैं दुनिया की जी। नहीं, प्रतीक जी कृपा करके मुझे बताइए, दुनिया की किस डिक्शनरी में अब्बा गाली है, किस डिक्शनरी में गाली, मुझे बता दीजिए। मैं बता दूं। और पाकिस्तान का बाप अगर कांग्रेस को कहता हूं तो क्या गलत है? किसने पाकिस्तान का निर्माण कराया, किसने पाकिस्तान को स्वीकारा? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा किसको बाप कहा जा सकता है? तीसरा कौन हो सकता है, मुझे बताइए ना, किसको मैं अब्बा हुजूर कहूं पाकिस्तान का? आप ही बता दीजिए मुझे। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं, मैं इतिहास का ज्ञान
मुझे नहीं, मैं समझता हूँ इतिहास में शून्य। प्रेम शुक्ला आप जी, इतिहास के correct ज्ञाता हैं, आप कीजिए। मुझे कृपा मैं करके बता सावरकर जी दीजिए को ना। कोट कर सकता हूं उसमें टू नेशन थ्योरी, अगर आप इतिहास में जाएंगे सावरकर जी का टू नेशन थ्योरी हाँ, टू नेशन थ्योरी, लेकिन वो डिसीजन मेकर भी नहीं थे। कृपा करके कौन है? आप क्या कोट कर रहे हैं? कौन है? भाई किसने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जब बना, नहीं नहीं, आप इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना तो सावरकर जी किस कमेटी में थे, मुझे बताइए ना। आप कुछ भी जो है डिवीजन के बेनिफिशियरी तो आप हैं। पार्टीशन किसने एक्सेप्ट किया? पार्टीशन किसने एक्सेप्ट किया? पार्टीशन कोई लेन देन नहीं है उसका, हमारा कोई बेनिफिशियरी नहीं है, हम कहीं से बेनिफिशियरी नहीं है। अरे भाई, अगर कहीं से बेनिफिशियरी नहीं है, उसका बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग और कांग्रेस है, तीसरा कोई बेनिफिशियरी नहीं है। अनडिवाइडेड कोई बेनिफिशियरी नहीं है, 600 मिलियन मुसलमान होते हैं अभी। पाकिस्तान का बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग और इधर कांग्रेस, तीसरा कोई बेनिफिशियरी नहीं है। आप इतिहास को आपकी प्रॉब्लम इतिहास नहीं बन जाएगा, वो दुनिया का इतिहास को आप तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे तो वो सत्य नहीं हो जाएगा। सत्य ये है कि भारत को विभाजित करने का दुष्कर्म जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपने किया ना, माथे जाता है और इन्होंने किया था। आप मुझे बताइए ना, पार्टीशन में कौन पार्टी था? शुक्ला जी, आपका पॉइंट लिया। शुक्ला जी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा कौन राजनीतिक पार्टी? राइट शुक्ला जी, ठीक है, तीसरी पार्टी मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ठीक है शुक्ला जी, प्रेम जी लिया। कांग्रेस था तीसरी पार्टी। प्रेम जी लिया। आप बताइए उसके अलावा कौन था? ठीक है, राइट, मैं आ रहा हूं। नहीं, आलोक यार, तस्लीम जी कुछ कह रहे थे। 35% ऑफ वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में आज भी है, अनडिवाइडेड इंडिया में होती। 660 करोड़ मुसलमान यहाँ होते। ये प्रॉब्लम आपकी है, शुरू से आपके बनने से आज तक है। तस्लीम साहब, दुनिया का सबसे बड़ा तस्लीम साहब प्रेम शुक्ला जी यही कह रहे हैं। तस्लीम साहब प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं, एनपीसीआई का तो अजीब तर्क है। तस्लीम साहब ये प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि आखिर जो डिवीजन हुआ उसमें मांग किसकी थी? ये बात, वो मांग की बात कह रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी का रिजोल्यूशन था। अल्लामा इकबाल ने की। राइट, मैंने लिया। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मांग शुरू हुई। राइट, मैं आगे डिबेट को आगे खोलता हूं। मैं डिबेट को इतिहास के पन्नों से दिक्कत ये है, प्रतीक भाई, आप ये तस्लीम साहब डेविएट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं डिबेट करने दूंगा, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। मैं बहुत प्रेम के साथ, बहुत प्रेम पूर्वक, सबको सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि इतिहास के पन्नों से निकाल के 370 के बाद से हिस्से पे आता हूं मैं। और मैं सबसे पहले अमित रैना साहब को मैं दावत देता हूं। अमित रैना साहब, सवाल यह कि मौजूदा हालात और मौजूदा हालात में बातचीत का एक रेफरेंस निकाला गया और यह कहा गया कि कश्मीर में पॉलिटिकल जो सियासत जो है उसको एक बार फिर से लाया जाए, क्योंकि वो एक हल है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, कोई हल नहीं उस बात के लिए। अब सवाल यह है कि जो स्थितियां बन रही हैं, 10 दिन में 3 पुलिसकर्मियों के घर में घुस के मारा, जिस तरह से मारा ये, और अभी भी इनकाउंटर चल रहा, जब मैं डिबेट शुरू करी उससे पहले इनकाउंटर चल रहा था। अब सवाल यह है कि इन स्थितियों में कैसे पॉलिटिकल, जब बात हो रही है पॉलिटिकल रेफरेंस की बात हो रही है, लकीर खींचने की बात हो रही है, इलेक्शंस की बात हो रही है, परिसीमन की बात हो रही है, ऐसे में यह कहना कि दूरियां बढ़ी हैं, ऐसे में यह बात कहना कि कश्मीर में कैसे हालात सामान्य होंगे, और ऐसे तमाम सारी बातें कही जा रही है ना। अमित रैना साहब, देखिए प्रतीक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जमहूरियत में इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, एनकाउंटर्स, किलिंग्स पार्ट एंड पार्सल है जेएनके का। अगर आप याद रखें 1996 में जब डार्केस्ट पीरियड था जम्मू कश्मीर के टेररिज्म इतिहास का, तब भी इलेक्शन हुए, तब भी प्रयास किया कि इलेक्शन हो और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए। लेकिन ड्रोन से हमला, अमित, ड्रोन से हमला ये कोई छोटी घटना नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ड्रोन से छोटी घटना, हमला छोटी घटना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पे जाके मिलिट्री रूल लगा लें। हमें वो भी संभालना होगा और हमें लोगों को राहत भी देनी होगी डेमोक्रेसी के थ्रू। तो उसके इसमें दोनों पहलू हैं। और केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास है, डिफेंस इन्वॉल्व है, आर्मी का कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है हमारी आर्मी का। अब बात आती है जो दिल की दूरी है और दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी है, ये दिल से दूरी और दिल्ली की दूरी किसके बीच है? ये भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच है, या भारत सरकार और जो अलगाववादी पार्टियां हैं जिन्हें बुलाया गया तो उनके बीच है? ये दूरी हमें किसके बीच कम करनी है? ये दूरी, जहां तक मेरा विचार है और मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री का भी यही विचार रहा होगा, ये दूरियां लोगों के बीच और दिल्ली के बीच कम करनी है। अब इस दूरी को कैसे कम किया जाता है जमहूरियत में? इस दूरी को कम किया जाता है जमहूरियत में बाय गिविंग देम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। राइट। और ये जो
ये चुने हुए प्रतिनिधि हमने दिए, मतलब प्रदेश ने अभी चुने हैं पंच के रूप में, जिला परिषद के रूप में, ब्लॉक के रूप में, म्युनिसिपल बॉडीज के रूप में, अर्बन बॉडीज के रूप में। तो ये पहला प्रयास मुझे लगता है सराहनीय है कि आप कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि देना चाहते हैं जो ये दूरी दूर करें। अब इसमें उन पार्टीज को आप वापस क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इसका जवाब शायद सरकार ही दे सके कि जिन्हें आप 70 ये देखिए 6 अगस्त 2019 को गृह मंत्री लोकसभा में कहते हैं कि 2 परिवारों ने डेमोक्रेसी को पर्कुलेट नहीं होने दिया, एग्जैक्ट वर्ड से कोट कर रहा हूं, पर्कुलेट नहीं होने दिया जम्मू कश्मीर में। इन 2 फैमिलियों ने जितना पैसा आया सब खा लिया। यही इनमें से एक फैमिली है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या का जिम्मेवार माना जाता है। अगर उसके बाद भी आप इनको ही स्टेक होल्डर्स मानते हैं तो कहीं ना कहीं आप जम्मू कश्मीर में जो आज राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो लोग आज खुलकर भारत माता के सपोर्ट में हैं, जो लोग आज खुलकर संविधान की बात करते हैं, चाहे जाने जा रही हूं, खुल के बात करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी डर लगता है कि ये कहीं जिस बात को लेकर आप नेहरू को बड़ा बुरा कहते हैं, इंदिरा शेख अकॉर्ड को गालियां देते हैं, राजीव फारूक अकॉर्ड को बड़ा बुरा कहते हैं, आज आप क्या वही दोबारा तो नहीं कर रहे। राइट, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें रखा। मैंने कहा कि टूल क्या होगा पॉलिटिकल पार्टी, फिर उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया। भाई अगर लोगों में और दिल्ली के बीच में दूरी हो रही है तो पॉलिटिकल टूल तो पार्टीज ही होंगी। फिर आपने पॉलिटिकल पार्टीज पर भी सवाल खड़ा कर दिया और आपने कहा कि जो पहले गलतियां हुई हैं वही गलतियां अब हो रही हैं। अब यह है कि एकदम से अकस्मात कौन सी फोर्सेस हैं, कहां कौन सी फोर्सेस हैं जिनसे बात की जाए और नई पार्टी और नए तरीके से शुरुआत की जाए। पार्टियां तो वही हैं, उन्हीं को दावत दिया गया। आपको एतराज है उस पर कि ये जो पार्टीज हैं? नहीं, मुझे एतराज नहीं है उनसे बातचीत करने का, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है। आपको ना बुलाए जाने का एतराज है कि आपको नहीं बुलाया गया? नहीं, मेरे देखिए ये रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, चाहे हम इन्हें पसंद करें ना करें, राइट, मगर ये सच है कि वो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। बात ये है कि जब आप नया जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आप नए जम्मू कश्मीर में आपने काफी लोगों को नई उम्मीद जगाई। 370 हटाने के बाद आपने महिला समाज में उम्मीद जगाई, आपने वाल्मीकि समाज में उम्मीद जगाई, आपने कश्मीरी पंडितों में उम्मीद जगाई, आपने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की रिफ्यूजी, आपने हर नेशनलिस्ट फोर्स में एक उम्मीद जगाई। अगर आपको यह प्रयास शुरू करना था दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी, तो आप पहले सोशल ग्रुप से, सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप से, उन नेशनलिस्ट फोर्सेस से बात करते और उनसे फीडबैक लेते कि हमें नया जम्मू कश्मीर कैसे बनाना है। उसके बाद आप चाहते तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते कि ये लोगों की राय है और ये है, बताइए अब आगे कैसे बढ़े। आपने आज रिवर्स सिस्टम करके आज आपने कहीं ना कहीं फोर्सेस को बता दिया है कि असली स्टेक होल्डर आप नहीं। अगर आप समझ रहे हैं कि जनता जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर नहीं है, आज भी हम इन राजनीतिक पार्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ कोर्स ये एक बात हो सकती है, एक सिरा बात का ये भी हो सकता है। इसमें अमित आपकी बात को इंकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ताहिर साहब आपकी तरफ रुख करते हैं। अब सवाल यह है कि इन इश्यूज के बीच में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट शुरू हो, बातचीत शुरू हो या बातचीत शुरू हुई है जो, उसमें कैसे कोई रोशनी देखी जाए और कैसे कहीं से उम्मीद की लकीर ढूंढी जाए, यह भी एक सवाल है। कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में एक सवाल है। देखिए प्रतीक जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेताओं ने, दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लिया कि जम्मू कश्मीर जो मसला है, इसकी जो बुनियादी जो वजह बनी है वो ट्रस्ट डेफिसिट है और ब्रोकन प्रॉमिसेस। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों और दिल्ली के दरमियान जो दूरियां बढ़ाई गई और जो हम बार बार कहते थे, इससे हमारा वो पॉइंट जो है, हमारा आर्गुमेंट जो है वो वैलिडेट होता है कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली के दरमियान जितनी भी दूरियां बढ़ी हैं, जितना भी मिसट्रस्ट हुआ है, वो ब्रोकन प्रोमिसेस की वजह से हो गया है। और 370 के साथ जो बार बार छेड़छाड़ की गई, उससे यहाँ पे सेपरेटिज्म का जो सेंटिमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। 370 को जब जो कुछ अब इसमें कोई बचा था, जो कुछ बाद में इन्होंने 5 अगस्त को हटाया, उससे यहाँ पर आप गलतफहमी का शिकार मत रहिए कि पाकिस्तान को उससे कोई प्रॉब्लम हो गया है। उससे अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हो गया है तो उन लोगों को हो गया है, उनका आर्गुमेंट वीक हो गया है, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो भारत को मानते हैं, जो ये
जो ये कहते हैं आप चाहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी पाकिस्तान कश्मीर के रिफ्यूजी सेकंड ग्रेड सिटीजन है। आप चाहते हैं कश्मीरी पंडित सेकंड ग्रेड सिटीजन है। आपको तो देश से प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए कि 370 साल 70 साल तक चलाए हमने। मतलब ये इतनी रिग्रेसिव बात कोई कैसे कर सकता है कि आज हम वापस चाहते हैं कि जो गैर मुसलमान है, जो गैर कश्मीरी मुसलमान है, वो धिम्मी का स्टेटस अपनाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती कहते हुए? आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। और यही बात है प्रतीक जी, समस्या यही है कि आप जिन पार्टियों ने 70 साल उन लोगों को कुचल के रखा, उन लोगों को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन में रखा, आज आप उनको कह रहे हैं कि आज आपके रहनुमा फिर वही बनेंगे। तो क्यों नहीं आएगा जम्मू में रोष? क्यों नहीं आएगा कश्मीरी पंडितों में रोष? क्यों नहीं आएगा? सब में रोष आएगा। हर राष्ट्रवादी में रोष आएगा कि 70 साल तक जिसने इस प्रदेश को कुचला, इस प्रदेश के लोगों को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन रखा। राइट अमित जी, I've taken your point. I've taken your point. प्रतीक जी, आप मुझे ये बताएं, मैं पिछले आधे घंटे से आपके डिबेट में हूं, जिसने भी जो कुछ बोला मैं सबको सुनता रहा, और ऑल ऑफ सडन जब मैं बात करता हूं तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? मैंने इनको पिछले दिनों भी बोला कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कश्मीरी पंडितों को तो नहीं। उन्होंने तो इनको अपना सरपंच भी नहीं बनाया। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं। मैं तुम्हारी पार्टी के आतंकवाद का जीता नुमाइंदा हूं, जिसे तुमने मारने का प्रयास किया। मैं वो बीज हूं जो खत्म नहीं हुआ। क्यों देते इनको? आप ऐसे लोगों को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। देखिए कश्मीरी पंडितों की नहीं है। मैं सुनना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं अमित रैना, मैं सुनना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं ताहिर को, मैं सुनना चाहता हूं ताहिर आपको। देखिए ये जो नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ताहिर आप ही को सुनना चाहता हूं। पे लाते हैं इनको पंडित, तो इनको अपना मानते नहीं है, इनको तो पंडित अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते नहीं है। नहीं, आपको मानते हैं, आप जैसे आतंकवादियों को, आप जैसे आतंकवादियों को, ओपिनियन हो सकती आप है। जो यासीन मलिक को छोड़ देते हैं 1990 में, उनको मानते हैं। जो बुरहान वानी के घर पे 4 लाख रुपए का चेक बनाते हैं, उनको मानते हैं। जाके बाहर कहें आप ताहिर सहित आप अपनी बात कर सकते हैं ना। ताहिर सहित आप अपनी बात कर सकते हैं। 5 लाख आपने कश्मीरी पंडित। मैं अमित रैना, मैं रोकता हूं। ताहिर सहित मैं सवाल का जवाब दीजिएगा। आप आखिर 5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से चला गया और आप कह रहे हैं कि वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं करते। आपकी शुरुआत तो यहां से होनी चाहिए थी कि आपकी तो शुरुआत यहां से होनी चाहिए थी, उनको बुलाया जाए वापस, उसके बाद तो बात शुरू होगी। उसको वो यहाँ पर बात कर रहा है, वो ठीक है। अगर ये किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा कि जहां पर इसको कश्मीरी पंडितों ने, हमारे पंडित भाइयों ने इसको मैंडेट दिया होगा, आप भाई जाओ, अब हमारी तरफ से बात करो। देखिए मैं तो बहुत से पंडितों को जानता हूं, मैं उनके पास गया हूं, मैंने उनसे बात की है। इन 3-4 लोगों के बारे में जो टीवी चैनल्स पे आते हैं, वो तो बार बार कहते हैं कि ये हमारे सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये किसी एजेंडा पे, किसी खास एजेंडा पे काम करते हैं, जो उनको पैसा देते हैं, क्योंकि ये मुसलमान। देखिए ना ताहिर सहित कोई रिप्रेजेंट है नहीं। ताहिर सहित देखिए इनका कोई आदत है पाकिस्तान में फोन करने की, पाकिस्तानियों को फोन करने की आदत है आपको। मैं यहाँ पे एक पॉलिटिकल अरे चुप हो जा पाकिस्तानी। चैनल पे हूँ, मैं आपकी चैनल पे आया हूँ। नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी चैनल पे आया हूँ। पाकिस्तानी चुप हो जाइए। पॉलिटिकल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास एक MP नहीं है, जिसकी सिटिंग चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हार जाती है? आलोक शर्मा, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो आप? आलोक शर्मा इसका फाउंडर मरता है तो 200 लोग जनाजे में नहीं आते। मुझे लगता है मुफ्ती मोहम्मद सईद के जनाजे। बिल्कुल आलोक शर्मा को दोनों लोग कश्मीर के हैं, दोनों का स्टैंड है। आलोक शर्मा दोनों लोगों का स्टैंड है, दोनों लोगों का स्टैंड है। मैं अपनी बात रखूंगा। बिल्कुल मैं ताहिर नहीं, मैं ऐसे लोगों से नहीं, ये देखिए बिल्कुल रखिएगा। आपकी पोल मैं खोलता हूँ, आ जाइए PDP की तरफ से। मैं अरे पाकिस्तानी अमित सुन लेते अमित वो हमारा ही हिस्सा है। अमित वो हमारा ही हिस्सा है और हमारी वहां के रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ताहिर सईद इस बात से बचेंगे आप कि आप इस बात से करेंगे कौन पैसा खा के बैठा है, कहां से पैसा आता है। ये अल्फाजों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे ताहिर। मैं प्रतीक जी, अगर मैं आपके डिबेट में आधे घंटे से बैठा हूं, मैं खामोश बैठा हूं। बिल्कुल मैं आपका सम्मान करता हूं, सबको सुन रहा हूं। अब अगर मेरी बारी, आपने मुझसे सवाल किया अमित रैना को क्यों मिर्ची लगती है, इसीलिए अमित रैना को इसलिए मिर्ची लगती है। ताहिर सईद अमित रैना ताहिर मैं जवाब देता हूं, मेरा काम है, मॉडरेटर हूं मैं, मुझे जवाब देना चाहिए इसका। और तो अमित रैना आप चुप रहेंगे, इसलिए मिर्ची लगती है ताहिर सईद
क्योंकि जितना कश्मीर आपका है उतना ही वो अब्बा शब्द इस्तेमाल किया था ना बीजेपी के प्रवक्ता ने, उतना ही अब्बा हुजूर इनके भी हैं कश्मीर में, उतना ही इनका भी कश्मीर है। इसलिए लगता है कि सेब की पेटी में, सुन लीजिए ताहिर, नाउ यू प्लीज लिसन मी, ताहिर नाउ यू प्लीज लिसन मी, सेब की पेटी में अंदर बैठना, ताहिर नाउ यू प्लीज लिसन मी, ताहिर मैं भी चुप बैठा रहा, मैंने पूरी डिबेट में नहीं बोला है, ताहिर नाउ यू प्लीज लिसन। सेब की पेटी में बच्चे, बूढ़े, औरतें कैसे स्मगल होके जैसे आए हैं, वहां यहां तक जम्मू तक आए, दिल्ली तक आए, ये इसलिए बोलते हैं, ये इनका भी दर्द है, सुनना तो इनको भी पड़ेगा, और इनको माइनस करके तो नहीं रह सकते बात, इनको माइनस करके बात नहीं होगी। और कश्मीर, जब बात होगी कश्मीर में तो इनको प्लस, इनको रख के ही बात होनी चाहिए, और चाहिए केंद्र से सवाल पूछा जाना चाहिए। जी, हम ना ताहिर प्लीज रिस्पॉन्ड। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा ये, फिर आप बताइए। आपने प्रतीक जी इनको मुझसे पहले बोलने का मौका दिया, आपको पूरा मौका है, पूरा मौका है आपको, बोलिए, मैं आप भी को सुनना चाहता हूं। मुदाखलत की इन्होंने जो अपना पॉइंट, राइट, आप प्लीज बोलिए, आप प्लीज बोलिए। मेरे बारे में इन्होंने मुदाखलत क्यों? नहीं बोलेंगे अमित नहीं बोलेंगे, मैंने अमित को चुप किया। अब आप बोलिए ताहिर बोलिए। आपको मेरी बात पसंद या आप उससे एग्री ना करते हो वो अलग बात है, ये तो डिबेट है ना। हाँ बिल्कुल डिबेट है, जरूरी नहीं है हम आपसे मैं हर सारी बातें जो है हम आपकी मान लेंगे, लेकिन मैं ये बात जरूर मानूंगा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और आपका एक वजूद है, मैं ये जरूर मानूंगा, क्योंकि अगर मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूं और डेमोक्रेटिक राइट्स में बिलीव करता हूं तो मुझे ये मानना पड़ेगा और मुझे आपका सम्मान करना पड़ेगा, और मैं सम्मान कर रहा हूं। ताहिर, आपका सोर्स चला गया, मैं एक बार कोशिश करूंगा फिर से। आलोक कुछ कहना चाह रहे थे, आलोक प्लीज काम। जी, आलोक को फ्रेम पे लाएं, आलोक शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्रवक्ता हो, पीडीपी का कोई प्रवक्ता हो, या कोई भी कश्मीरी हो, किसी भी संगठन से बैठा हुआ, बीजेपी और उससे समर्थित लोग हमेशा उनको कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तान को फोन करते हैं। इस तरह की शब्दावली को आपको रोकनी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, यही पीडीपी है जिसके साथ बीजेपी ने भी सरकार चलाई थी। इस तरह की शब्दावली, अब डिबेट ओपन है आलोक, डिबेट अब ओपन है। आप कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, ये भी यही इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि पीडीपी तो यही कहा, पीडीपी ने तो यही कहा कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, सबसे बात होनी चाहिए। मैंने ये कहा पाकिस्तान से तो बात मोदी जी ने करके आए क्या? तो अभी इस रेफरेंस में आप करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, कोई गलत नहीं है। आप अगर कह रहे हैं बातचीत तो किसी से भी कभी भी हो सकती है। प्रतीक भाई, मैंने नहीं कहा कि बातचीत होनी चाहिए, मैं तो आपने कहा कि ये लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं, तो ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका भी दर्द है ना। बात नहीं की मैंने, उनका भी दर्द है। पीडीपी का कोई, अगर उनका कोई तर्क है तो उसका मतलब थोड़ी ना कि मैं उसका समर्थन करूंगा। ये दिग्विजय सिंह जो कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद चाहिए 370 वापस लाने में, उस पर कुछ ध्यान दे देंगे? बिल्कुल ठीक है, ये क्लब हाउस का है ना, क्लब हाउस का क्या है, धारा 370 वो तो डिनाई नहीं कर रहे, आप डिनाई जरूर करते हैं, वो तो डिनाई नहीं करते। क्या हट गई क्या? सुशील पंडित का इंटरव्यू 370 नहीं, आप पहले बताइए, आप अभी टिप्पणियां मार रहे थे, भाजपा समर्थी, आप जो टिप्पणियां मारे थे, मुझे बताइए जो 300 ये कैसे, और जो मणिशंकर अय्यर जाके भाजपा को हटाने के लिए उनसे निकाल दिया है, आपके लीडर कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता नहीं, बता दीजिए कांग्रेस भाई, आप देश के हैं जो गलत बात, आलोक शर्मा गलत है, आलोक शर्मा ये गलत है, आलोक शर्मा ये गलत है, आलोक शर्मा ना क्या कोई विचारधारा मानना कोई गलत है? अगर तस्लीम रहमानी साहब, नहीं ये गलत बात है आलोक शर्मा, अमित रैना मैं रोक रहा हूँ, अमित रैना बहुत सम्मान के साथ मैं रोक रहा हूँ, अमित रैना बहुत सम्मान के साथ आपको रोक रहा हूँ। किसी विचारधारा को, किसी विचार, नो आलोक शर्मा, ना प्लीज, ना आलोक शर्मा प्लीज लिसन मी, प्लीज आलोक शर्मा प्लीज लिसन मी, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका आलोक शर्मा, लेकिन किसी विचारधारा को अगर कोई भी, अमित रैना ऑडियो डाउन। आलोक शर्मा, आपने कहा कि ये कश्मीरी पंडित यहां बैठ के बीजेपी की विचारधारा को तस्दीक करते हैं या उनको मानते हैं या उनके बारे में बोलते हैं यहां पे बैठ के, इसका मतलब क्या हुआ आलोक शर्मा? अगर कोई बीजेपी को मानने वाला या बीजेपी की विचारधारा को समझने वाला है या उससे जुड़ता है तो गलत है। तस्लीम साहब अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो तस्लीम साहब गलत हो गए क्या? तस्लीम साहब को सब सुनेंगे ना, अगर डेमोक्रेसी में रहना है तो बात तो सुननी पड़ेगी। तो पीडीपी वाले को भगा दिया क्या मैंने? नहीं सुनूंगा मैं। जी बोलिए भाई, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनको क्यों मिर्ची लगी मुझे नहीं पता लगा।
मैं केवल ये कह रहा था कि कश्मीरी पंडित हो, कोई भी भाई हो, मैंने कहा कोई भी कश्मीर का आदमी हो, किसी भी संस्थान से हो, वो अगर टीवी पर आकर बैठता और दूसरे लोग कहें पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तान भाग जाइए, तो मुझे इस पर आपत्ति है। इस तरह की टिप्पणियों की क्लिपिंग्स को आतंकवादी तक यूज करते हैं। वापस आते हैं। मैंने मना किया। आज सवाल ये नहीं, सवाल अगर यही कश्मीरी पंडितों पे बात करना है तो भाई पूछना चाहिए हमारे रैना साहब को कि जिस समय पर वीपी सिंह की सरकार थी और आप लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ, जिसको मैं बहुत गंदा और मतलब घिनौना मानता हूं, उस समय पर वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी ने क्यों नहीं गिराया? कभी किसी की हिम्मत होती है बीजेपी से पूछने की? प्रेम शुक्ला जी प्लीज, राइट, मैं ले रहा हूं, मैं प्रेम शुक्ला जी ब्रेक पे जाऊं से पहले ठीक है, आलोक ले लिया मैंने, आलोक अब ले लिया था क्या? आलोक ले लिया मैंने। प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी से कर दीजिए, फिर मैं ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, कृपा करके बताइए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को आखिर गिराया किसने? लगातार हिंदुत्व और हिंदू हितों पर प्रहार करने के कारण वीपी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी नहीं गिराया ना। लेकिन उस मुद्दे पे तो नहीं, हिंदुत्व का नुकसान करना, हिंदुओं का नुकसान करना, और कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं है क्या? कश्मीरी पंडित, हम तो बता रहे ना, हिंदुओं और हिंदुत्व का लगातार नुकसान करने के कारण वीपी सिंह की सरकार को हमने ही गिराया, क्योंकि ऐसी सरकारों को जो लगातार जो है हिंदुओं को अपराधी घोषित करते हो, हिंदुओं के उत्पीड़न को स्वीकार करते हो, उसको नहीं मानेंगे। और उसके बाद बता दीजिए ना, 1991 में आपकी सरकार आ गई तो आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर दिया? नहीं बताइए ना, क्या कर दिया आपने? 5 वर्षों तक जो है आज तक वापस भेजने की क्या कोशिश की है कश्मीरी पंडितों को बताइए। के लिए आप लगातार शासन में रहे, आपने क्या किया? एक कदम बताइए। पंडितों को वापस भेजने की पिछले 7 साल में क्या तस्लीम साहब का सवाल अच्छा है, तस्लीम साहब का सवाल अच्छा है कि वापसी भेजने के लिए क्या किया गया। तस्लीम रहमानी साहब का सवाल बहुत दुरुस्त है। तस्लीम रहमानी साहब, सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि आखिर भेजने के लिए भी हमने क्या किया, ये भी तो सवाल पूछा ही जा सकता है ना। बिल्कुल सही सवाल है। मैं वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आ सकता हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। कश्मीर के ऊपर कांग्रेस के नेता का बयान है कि सरकार को कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। सरकार कश्मीर के लोगों को भरोसे में लेने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि जिस तरह की घटना जम्मू में एयरबेस पे हुई, जिसको कि कुछ नेताओं ने तो पुलवामा के जैसे हमले से जोड़ दिया, किसी ने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, तमाम तरह की बात है। अब सवाल यह है कि कोई ना कोई तो प्रोसेस है या कोई ना कोई फोर्स ऐसी है, और अगर बिल्कुल मोटे तौर पे अगर किसी से कहा जाए तो वो कौन सी फोर्स है, इसके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जो डिरेल करना चाहती है इस प्रोसेस को, और इस प्रोसेस को वहीं पे ले जाके खड़ा करना चाहती है जो पिछले 3 साल पहले या 4 साल पहले स्थितियां थीं, या उससे पहले स्थितियां लगातार वैली में रही हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे में जो ये मुश्किल हालात एक बार किसी तरह से पटरी पे लाने की कोशिश हुई थी, तो कौन लोग हैं जो इसको डिरेल करना चाहते हैं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं 15 सेकंड पहले रहमानी साहब के पास मैं चला जाना चाहता हूं, तस्लीम रहमानी के साथ, और फिर मैं प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आता हूं, एंड देन आलोक शर्मा जी आपके पास। जी तस्लीम रहमानी साहब। देखिए प्रतीक जी, मैं बात को फिर से कनेक्ट करना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 24 तारीख की मीटिंग के लिए। कहाँ पर है कॉन्फिडेंस? क्योंकि जो लोग जो स्टेक होल्डर ख़राब करना चाहते हैं हालात को, हमें उनको नाकाम करना है अपने तरीके से। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हमें उनको अपने तरीके से। 4000 से ज़्यादा लड़के अभी भी जेलों के अंदर है, और कश्मीर में नहीं है, कश्मीर के बाहर की है। उनका कोई सवाल को आपको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रिजनर वो भी है। मुझे याद है उस ज़माने में ये जो अरेस्ट है, पॉलिटिकल अरेस्ट, एक इंडस्ट्री बना हुआ था, मैं रह रहा था वहाँ। फ्रूट की इंडस्ट्री, पिछला 2 साल, पौने 2 साल का लॉकडाउन हो गया, अब आके 4G शुरू हुआ है। 2 सीजन निकल गए फ्रूट के, और 2 सीजन में फ्रूट का कुछ नहीं। इकोनॉमिक ठप हो गई। लॉकडाउन हमसे 2 महीने बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ 2 साल से लॉकडाउन है, बच्चे अरेस्ट हुए हुए। क्या ये सवालात नहीं है? एक पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने के लिए पब्लिक इमोशंस को एड्रेस करना पड़ेगा, तब हम उनको नाकाम करेंगे। और इन मुद्दों पे हम कोई सवाल ही नहीं कर रहे। जो एट्रोसिटीज हुई हैं पुलिस की और फौज की तरफ से, 10,000 सेब के पेड़ काट डाले गए, लाइव पेड़, तो ये सारी चीजें बैक टू विलेज प्रोग्राम चलाया इन्होंने। ये वजह है कि दूरी बढ़ने की वजह है। सरकार ने कहा कि हम बैक टू विलेज प्रोग्राम चला रहे हैं। 50,000 युवाओं को फिर से वहीं से रूट से जोड़ने की कोशिश है, वहीं रोजगार की कोशिश है। बिल्कुल सर, मैं आ रहा हूं। अमित रैना साहब, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू।
ये हम प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। 4000 लोगों को पहले छोड़ तो दें। मैं बताऊं, आपने जिस तरफ इशारा किया, मैं एक बाइट सुना, पॉलिटिकल कॉरिडोर से ही बाइट है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोड्यूसर साहब उस बाइट को, अठावले साहब की बाइट को जरा प्लीज दिखाएं कि कौन लोग हैं। बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है। प्लीज रामदास अठावले। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के 14 पार्टियों के नेताओं को वहाँ बुलाया था, उनके साथ 3 घंटा तक बात की थी और जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में, जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस देने के बारे में, वहाँ जल्दी इलेक्शन कराने के बारे में एकमत से सहमति हुई थी। और इसीलिए शायद पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों के मार्फत जो ड्रोन का हमला है, ये हमला जम्मू में हुआ है। अब सवाल यह है कि प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तस्लीम रहमानी साहब, कौन उसमें, आप जिस फोर्स की बात करें तो वो तो सामने है, वो तो उसको डिरेल करना ही चाहता है। इसमें तो कहीं कोई बहुत बड़े लॉजिक की या अर्थमेटिक की जरूरत ही नहीं। तस्लीम साहब, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो डिरेल करेंगे, लेकिन हमको पॉलिटिकल प्रेजेंस, जो पॉलिटिकल क्लास जिस प्रोसेस में आना चाहती है, उसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। अब जब तक हम पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस करके उनको कॉन्फिडेंस लेके उनका दिल नहीं जीते, ये सारे 4-5 चीजें मैंने आपको काउंट करवाई। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट? प्रोग्राम तो लाने पड़ेंगे, बिल्कुल प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और 80 के दशक में कैसे हमने इसको कंट्रोल कर लिया था? राइट। प्रेम शुक्ला जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं राणा साहब आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, आपने तस्लीम रहमानी जी से यह पूछा कि इस प्रोसेस को डिरेल कौन करना चाहता है। वो पूरे 5 मिनट तक बोले 15 सेकंड की बजाय, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जो सचमुच इस प्रोसेस को डिरेल करना चाहता है। जम्मू एवं कश्मीर में प्रतीक भाई बोले कि वो जाहिर है भाई, सबको कोई तो लीजिए, फिर आप बीच में मेरे 5 मिनट बोले, फिर मेरे बीच में बोले चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई पाकिस्तान उसका नाम लेने में वो आपके कौन लगते हैं जो उनका नाम लेने में आपको पीड़ा होती है? माला जब देता हूँ है ना, ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़िए। अब मुझे मेरी बात नहीं, वो तो जपते ही हैं आप, तो सबको पता ही है कि आपके दिल में बसता है वो, उसकी माला जपना जो आपका काम है। नहीं प्रेम शुक्ला जी, नहीं माला जपते लोग जाते हैं। हाँ, जपते हैं माला। एक वर्ग है जो माला जपता है, दिल में रखता है, खुद ही कह माला जपूंगा। जिस चीज का अभ्यास होगा वही जपेंगे ना। देखिए, अभी अभ्यास इनका वही है। हाथ नहीं, आप कह रहे माला जप रहा हूँ, क्योंकि आप माला जपते हैं, आप माला जपते हैं ना, मैं इश्यू पर ही हूँ। आप इश्यू पे आइए, आप मेरे बीच में क्यों घुसे चल पड़े? जवाब दे दीजिए। प्रतीक जी, ये 6 मिनट हो गया बोले, मेरी बात को बोलिए प्रेम शुक्ला जी, जवाब मुझे बोलने दीजिए। आप 6 मिनट लगातार बोले हैं, मुझे गाली दे आप सही मुद्दे पर आने से गाली दे रहे हैं, मुझे देनी आप लगातार वही सारी बातें करते हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। देता ही नहीं साहब, गाली देना मेरा काम नहीं, मेरा संस्कार नहीं, मेरी संस्कृति नहीं है। गाली देना हमारी संस्कृति नहीं है, गाली बकना औरों की संस्कृति है, और किसकी संस्कृति है लोग भली बात जानते हैं। फिर भी मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात है कि भाई अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद वहां की महिलाओं को न्याय मिलना क्या लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना नहीं है? वहां के जनजातियों को न्याय मिलना क्या लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना नहीं है? वहां पर जिन पश्चिमी अरे मिल गया भाई उनको, ना वो अधिकारी नहीं था, वोट का अधिकार, उनको वोट का अधिकार, उनको अधिकार ही नहीं था। एक गैर कश्मीरी से विवाह करते ही वो सारे अधिकार खो देती थी, ये आपको नहीं पता है? महिलाओं को प्रतीक जी, ये क्या तरीका है? प्रेम शुक्ला जी बोलिए, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। 5 मिनट तक सुनो और मेरी बात ही ना सुने। प्रेम शुक्ला जी लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं, लगातार को शांत तो कराइए, रहमानी जी को शांत तो कराइए। 5 मिनट बोले, मैं 1 सेकंड के लिए भी उनको डिस्टर्ब करने आया क्या? मैंने कोई डिस्टर्बेंस किया क्या वहां की महिलाओं को, जब महिलाएं जो है गैर कश्मीरी से विवाह करने के बाद अपने सारे नागरिक अधिकार खो देती थी, क्या उनको अधिकार संपन्न अनुच्छेद 370 के संशोधन ने नहीं किया? पश्चिमी जो पाकिस्तान से 1950 के दशक में जो सफाई कर्मी आए, और जिन सफाई कर्मियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ सफाई कर्मी का काम करना पड़ रहा था, क्या उनको न्याय देना, उनको विश्वास में लेना नहीं है क्या? वहां की जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को न्याय देना क्या निश्चित तौर पर उनको विश्वास में लेना नहीं है? तो एक बड़े वर्ग को विश्वास में लिए जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, शेष वर्ग को भी
आप जब वहां स्थानीय निकाय के चुनाव करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाते हैं, आप स्थानीय निकाय के चुनाव के माध्यम से, लोकल बॉडीज के माध्यम से यदि लोगों को जो है विकास के मार्ग में ले आते तो विश्वास में लेने का की प्रक्रिया यही तो है। तो हम विश्वास में ले रहे हैं, इसलिए उसका परिणाम दिखाई दे रहा है वहां। प्रेम शुक्ला जी, राइट प्रेम रैना साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, बहुत देर से बात कहना चाह रहे हैं। अमित रैना, मैं आ रहा हूँ, आलोक आ रहा हूँ जी। तस्लीम साहब जी कह रहे थे, तस्लीम रहमान जी कह रहे थे कि ये बड़ी आपत्तिजनक बात है कि आप आतंकवादियों का पॉलिटिकल प्रिजनर कहना शुरू कर दें, आप अलगाववादियों को पॉलिटिकल प्रिजनर कहना शुरू कर दें, और उसके बाद अभी ये बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जम्मू कश्मीर में फूड ग्रोवर्स के साथ यही हो रहा है। यही मेरा मसला इन पॉलिटिकल पार्टी के साथ। ये जो पॉलिटिकल पार्टी प्रधानमंत्री से मिलने गई, किसने बात करी विकास की, किसने बात करी लोगों की समस्या की, किसने प्रधानमंत्री को कहा कि ये मेरे प्रदेश में समस्या है, इसको सुलझाइए? सबने बात करी मुझे कब पावर मिलेगा, कब मैं रजिया सुल्तान वापस बनूंगी। यही समस्या है। ये वापस चाहते हैं 370 ताकि ये फिर से राजा बन सके, ये फिर से रानी बन सके। अगर आपको प्रदेश की इतनी फिक्र थी, तस्लीम रहमानी साहब आप ही कह देते कि हाँ ये जो पार्टियां गई हैं, ये जो 8 पार्टियां गई थी, क्यों नहीं बात करके आई विकास की? बिल्कुल बात करते स्टेटहुड की, बिल्कुल बात करते 370 की भी, मैं कहता हूं कर लेते। हालांकि सरकार ने बिल्कुल साफ कहा था कि ना आएगा ना बात करिएगा, कर लेते 370 की, 35A की, स्टेटहुड की, मगर कम से कम विकास की भी तो बात करके आते। कम से कम आज जो समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर में, वो बात तो करके आते। जो लोग आज समस्याएं झेल रहे हैं उसकी बात करके आते। जम्मू में बिजली नहीं आ रही उसकी बात करके आते। नहीं, हमें पावर दीजिए, कार्डर भी हमको दीजिए, कार्डर भी हमारे पास रिपोर्ट करेगा, सब हमारे पास रिपोर्ट करेगा ताकि हम दोबारा शहंशाह बन सके। यही समस्या इस पूरे प्रक्रिया की सबसे बड़ी समस्या यही है। राइट मैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अमित रैना ने बात कही। आलोक शर्मा जी नाउ प्लीज का। राइट, देखिए मुझे लगता है कि आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। पिछले 10 दिन में 4 बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जम्मू बॉर्डर से जो बहुत अंदर है वहां पर भी ड्रोन से अटैक हुआ। टेररिज्म की 93% 14 किलोमीटर बहुत अंदर नहीं है। आप अपना भूगोल ठीक करके आइए। एयरपोर्ट 14 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से है। दिल्ली पे और बिल्कुल आप ये स्टेट दिल्ली पे 14 किलोमीटर कम होता है क्या? ये 14 किलोमीटर कम होता है क्या? दिल्ली पे अटैक और करवा दीजिए मोदीनामा पढ़ते पढ़ते। मुद्दे की बात यह है कि ड्रोन से हमला अगर हो रहा है और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो रहा है और उस तरह की चीजें इनपुट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की विषय। प्रतीक भाई मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूं, सारी बात सुनी, मैंने टोका नहीं आपको, आप बोलिए। दूसरी चीज जी, हम पूछना चाहते हैं, कश्मीरी पंडितों के मामले में प्लस माइनस किसने किया? सरकार ने किया सबसे पहले तो। और कश्मीरी पंडितों में इस बात से बहुत ज्यादा रोष है। रैना साहब को पता नहीं क्यों नहीं पता इस बात का। दूसरी बात, तमाम तरह की पहली योजनाएं आई। पहला एक उड़ान योजना आई थी जिसमें 5000 बच्चों को बाकी जगह पढ़ाने की बात थी, वो बंद हो गई मोदी जी के आने के बाद। रोजगार योजना थी जिसमें 3000 लोगों को रोजगार देने की बात थी और पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार ने कहा कि उस समय पर 1963 लोगों को रोजगार मिला, वो भी बंद है। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि इन्फिल्ट्रेशन लगातार बढ़ गई। फिर चौथी चीज आती है कि जो बार बार अलगाववादियों को दुश्मन मानते हैं या अलगाववादियों को बिल्कुल आतंकवादी की श्रेणी में रखते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी और बीजेपी का बना तो पहले ही पेज पर लिखा था कि अलगाववादियों से हम बातचीत करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तीसरा पॉइंट था कि धारा 370 को मजबूत करेंगे। किस तरह से मजबूत किया जाएगा उसके लिए हम तमाम मेजर्स चलाएंगे। मुझे लगता है कि जो 1500 परिवार श्रीनगर में गए थे कश्मीरी पंडित, वो भी वापस आ गए हैं। कितने कश्मीरी पंडित वापस गए और कितनी बहुएं वहां से आ गई और किस बहू को उसके जो हस्बैंड बाहर वाले थे उसको अधिकार वहां पर अभी तक मिल गया है। मुझे लगता है कोरोना काल में 15 साल का वापस रिवर्स यू टर्न ले लिया है। राइट आलोक ठीक। प्रेम शुक्ला जी आप बात कहना चाहता हूं मैं। राइट, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन 2008 में इतना झगड़ा हुआ, 6.5 साल से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, 7 साल से, और वहां पर भी है। तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन कब तक ये हिंदूवादी जो ताकतें हैं ये दिलवा देंगी? जरा इसका उत्तर दे दीजिए। राइट, आलोक आपने अपनी बात रखी और पॉइंट रखे। प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले अमित रैना कुछ जवाब देना चाह रहे थे। जी अमित रैना। नहीं, मैं कोई मतलब ये एक बात करे थे, इन्हें क्यों नहीं पता कश्मीर पंडितों को रोष भी नहीं। अगर हमने पूरा प्रोग्राम में मेरा रोष इनके समझ नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वहां तक जो ये बात है, देखिए समस्या ये है कि बीजेपी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से नो, बिल्कुल अपने प्रधानमंत्री से रोष है सर, बिल्कुल है सर रोष। मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, कश्मीरी पंडित
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रिफ्यूजी, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना चाहिए था। मैं तो पहली बात ही यही कही। नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या मैं जमीन खरीदना चाहूं तो रहना, क्या मैं जमीन खरीद सकता हूं आज? हाँ या खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। एक रजिस्ट्री नहीं है 2.5 साल में नहीं हो ही नहीं, वो बिल्कुल, क्योंकि समझ में प्रेम शुक्ला, ना प्लीज प्रेम शुक्ला, राइट, प्रेम शुक्ला, देखिए पहली बात इनकी, आलोक शर्मा जी की पहली बात का उत्तर दे दे। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं ड्रोन से हमला हो रहा है। साहब आपका जमाना तो है नहीं कि मुंबई में चले आएंगे और जो है 3 दिन तक नंगा नाच करेंगे और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चूंकि अब पाकिस्तानी भारत की सीमा पार करने में भय खाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, राइट प्रेम शुक्ला जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वक्त की कमी है, मुद्दा बेहद संवेदनशील, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना